नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। हमारे साथ हैं कांग्रेस के नेता अश्वनी मिश्रा। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। एक बड़ी खबर आई कि ट्रंप ने ये कहा कि नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि हम रूस से तेल लेना बंद कर देंगे। ये कौन कह रहा है? अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं। भारत के किसी नेता ने नहीं कहा, भारत के किसी अधिकारी ने नहीं कहा, भारत के विदेश मंत्री ने नहीं कहा, भारत के विदेश सचिव। अक्सर ट्रंप के ये बयान आते रहते हैं और इस बयान के बाद नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कहा कि एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के आगे सरेंडर किया है। इस पर विदेश मंत्रालय की टिप्पणी आ गई है। लेकिन क्या रूस से तेल बंद करना ट्रंप का डर है, ट्रंप का भय है? अश्विनी मिश्रा जी। मिश्रा जी, आपके दर्शकों को नमस्कार। ये चर्चा हमने पहले भी की है और चूंकि हम जानते हैं कि राहुल गांधी जी के अंदर एक विजन है, एक फोरसाइट है, एक दूरदर्शिता है। वो भांप लेते हैं कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। और इस विषय पे हमने पहले भी चर्चा की है, ऑफलाइन चर्चा की है कि आप देखिएगा आने वाले समय में एक मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक और बताएगी मीडिया कि देखिए ट्रंप ने सरेंडर कर दिया क्योंकि ट्रंप ने टैरिफ हटा दिया। हालांकि होगा इसका उल्टा, क्योंकि ट्रंप ने टैरिफ लगाया है क्योंकि हम रशियन ऑयल ले रहे हैं। और होगा ये कि रशियन ऑयल हम लेना बंद कर देंगे, अमेरिका से ऑयल लेना शुरू कर देंगे, हम अमेरिका के सामने झुक जाएंगे और फिर ट्रंप हमसे टैरिफ हटाएगा या कम करेगा और मीडिया में ये खबर चलेगी कि मोदी का एक और मास्टर स्ट्रोक, ट्रंप झुके मोदी के आगे। जबकि हकीकत यह है कि ये एक बार फिर से नरेंद्र सरेंडर मूवमेंट ही होगा। और ये मैंने कहूं तो 15-20 दिन पहले भी आपसे कहा था कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि कुछ समय पहले की बात है, 2 से 3 हफ्ते पहले की बात है मिश्रा जी। कुछ रशियन ऑयल्स के टैंकर्स जो है अदानी पोर्ट से डीरूट किए गए थे, निकाले गए थे, वापस भेजे गए थे, अलग लोकेशन पे भेजे गए थे। तो ये कोई आज नहीं हो रहा है, ट्रंप ने आज कहा है, बट ये सुनियोजित तरीके से पिछले 1 महीने से ये काम हो रहा है, चल रहा है, जहां पर कहीं ना कहीं रशियन ऑयल को कम प्रायोरिटी देकर के ट्रंप के सामने एक बार नरेंद्र मोदी जी फिर से सरेंडर कर रहे हैं। और ये तो पूरी दुनिया ने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के सामने नरेंद्र मोदी ने कैसे सरेंडर किया था। तो राहुल गांधी जी के अंदर दूरदर्शिता है और वो दूरदर्शिता उनकी बार बार हर मौके पर सही साबित हुई हो, चाहे जीएसटी पे ले लें, चाहे मजदूर बिल पे ले लें, लैंड रिफॉर्म्स पे ले लें, किसी भी विषय पर ले लें। मुझे लगता है ये अब दुनिया से छुपा हुआ नहीं है कि एक सबसे मजबूत देश भारत के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जी। अब आप कांग्रेसी नेता हो तो आपको कमजोर दिखेंगे। वो कहते हैं 56 इंची सीना है हमारा और हम किसी के आगे झुकते नहीं हैं। और आप कह रहे हो कि उन्होंने सरेंडर कर दिया है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर ये 5 बड़े आरोप लगाए हैं। राहुल बोले ट्रंप से डरे हुए हैं पीएम मोदी, नंबर 1। नंबर 2, भारत ने रूसी तेल नहीं खरीदने का फैसला ट्रंप को तय करने और घोषित करने के लिए दिया है। बार बार उसकी उपेक्षा के बावजूद उन्हें वो बधाई संदेश भेजते हैं। वो ट्रंप हमेशा हमलावर रहते हैं भारत के प्रधानमंत्री पर, इसके बावजूद वो उन्हें बधाई संदेश भेजते हैं। वित्त मंत्री की अमेरिका यात्रा रद्द कर दी गई। शर्म अल शेख सम्मेलन में विरोध नहीं किया, शामिल नहीं किए गए। ऑपरेशन सिंदूर पर ट्रंप का विरोध लगातार जारी है और उसके बावजूद भी अगर अमेरिका से तेल खरीदने को प्रधानमंत्री जी तैयार हैं तो इसके अंदर क्या डील हुई है वो सार्वजनिक करें। जी मिश्रा जी, हम सब जानते हैं कि मोदी जी सार्वजनिक वही करेंगे जिससे वो ये दिखा सकें कि हम विश्व गुरु हैं। जबकि हम कितने बड़े विश्व गुरु हैं इसका मैं कुछ आपको आंकड़ा देता हूं शिव कुमार मिश्रा जी। हमारे देश की पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति जो है वो $2800 है। उसमें से सिर्फ और सिर्फ अगर हम अदानी और अंबानी की इनकम निकाल दें तो पर कैपिटा इनकम हो जाती है $2655-2660। $150 घट जाती है सिर्फ 2 व्यक्ति की इनकम निकालने पे। और अगर हम निकाल दें 5% टॉप लोगों की
टॉप लोगों की इनकम को, तो देश की पर कैपिटा इनकम हो जाती है $1500। $1500 घाना जैसे देशों की भी इससे ज्यादा है। मतलब हमारे देश का 95% नागरिक जो है वो घाना से भी बदतर हालत में जी रहा है। मिश्रा जी, आपको जान के आश्चर्य होगा कि देश की 50% से अधिक आबादी के पास केवल 15% धन है। देश की 10% आबादी के पास 57% धन है, 58%। तो ये जो आंकड़ा है, जो फैसला है, बेसिकली जो फासला है गरीब और अमीर के बीच में, ये लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार का काम होता है इन इक्वलिटी को, जो असमानताएं हैं धन में, उनको कम करने की। बट ये असमानता इतनी बढ़ गई है पिछले 11 सालों में, जो मिडिल क्लास है उसकी भी बड़ी प्रॉब्लम है। मिडिल क्लास के पास जो धन होता था वो कम हो गया। सारा का सारा धन जो है टॉप 5%, टॉप 1% के पास जाता जा रहा है। उसको हमको नीतियां दिखती हैं। अगर हमारी नीतियों में ये दिखेगा कि सारे फायदे अदानी को ही मिलेंगे, सारे फायदे अंबानी को ही मिलेंगे, सारे फायदे उद्योगपतियों को ही मिलेंगे, लोन माफी सिर्फ उद्योगपतियों की होगी, किसानों की लोन माफी नहीं होगी, तो क्या होगा? किसानों की जो मौत दर है वो दुगनी हो चुकी है एनडीए के शासन में। अगर आप कंपेयर करें 2014 से 2024, तो नंबर ऑफ डेथ जो फार्मर्स की है वो दुगनी हो चुकी हैं। और दिखेगा भी, हम फार्मर्स एमएसपी के लिए बात करता है, दिल्ली आने की बात करता है, तो उस पर लाठियां बरसाई जाती हैं, गोलियां बरसाई जाती हैं। तो नरेंद्र मोदी की जो विश्व गुरु की जो छवि का एक गुब्बारा है, वो राहुल गांधी जी बार बार पंचर करने का काम करते हैं, और वो कर रहे हैं। अब ये तो जनता तय करेगी, और मुझे लगता है जनता तय कर भी रही है। बिहार में हमको दिखेगा भी कि राहुल गांधी ने जो अरे मोदी आपने जी को बिहार का नाम ले दिया। बिहार में तो आप सीटें ही बंटवारा तय नहीं कर पा रहे हो अभी तक, रोज लाठी चल 17 रही है। लाठी नहीं चल रही मिश्रा जी। हम लोग एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के हिस्से से काम करते हैं। एक व्यक्ति फैसला नहीं लेता। कल कल नॉमिनेशन की लास्ट डेट है, और कल तक आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। लाठी तो वहां चल रही है भारतीय जनता पार्टी में। आप देखें प्रशांत किशोर जो उनकी सी टीम थे, वो देखें चुनाव से भाग गए हैं। तो मुझे नहीं लगता, और जितना इन लोगों ने करप्शन किया है, जो डेवलपमेंट नहीं किया है, बिहार की जो धज्जियां उड़ाई हैं, मैं आंकड़े दूंगा, आपके दर्शक हालांकि इनको आंकड़ों को जानते हैं, बट मैं फिर भी बिहार क्योंकि चर्चा हुई तो 2-3 बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े देता हूं। पर कैपिटा इनकम की हम बात कर रहे थे, हिंदुस्तान में 2800 है, 95% लोगों की घाना से भी कम है, उसमें बिहार लोएस्ट है। आप समझो बिहार की पर कैपिटा इनकम जो है पूरे देश में हर प्रदेश के हिसाब से सबसे कम है। मतलब बिहार में तो ऑलरेडी अगर 5% को आप ना भी निकालो तो भी वो घाना जैसी हालत में रह रहे हैं। शिक्षा के मामले में शिक्षा दर में बिहार सबसे कम है। बिहार में 35% लोग ऐसे हैं जो 10वीं पास तक नहीं है, मैट्रिक फेल है। आप समझते हैं मिश्रा जी कि कितना बड़ा है, एजुकेशन की हालत कितनी बड़ी है। जब पढ़ेगा ही नहीं बिहार तो कैसे बढ़ेगा बिहार? आप बताइए। ना पढ़ाई है, ना इनकम है, ना एम्प्लॉयमेंट है क्या? क्राइम है। क्राइम रेट में आगे है, नंबर 1 पे है क्राइम अगेंस्ट वुमेन में। तो ये सब चीजें 15-20 साल में बिहार की जो हालत की है, तो जनता बिल्कुल तैयार बैठी है इस बार कि आओ मोदी जी, आपने जो झोला उठाने की बात की थी, इस बार आपको हम सच में झोला थमा करके इस प्रदेश से और आने वाले समय में देश से निकाल के फेंकेंगे। हालांकि एक इनके लिए एक तुरुप का इक्का है, जो बार बार हम बोलते हैं इलेक्शन कमीशन, केचुआ जो है केंद्रीय चुनाव आयोग, वो इनके लिए एक तुरुप के इक्के का काम करता है। हम उम्मीद करते हैं, जैसे आज कोर्ट ने अपना एक ऑब्जर्वेशन दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करे, तो मुझे लगता है कि कुछ न कुछ सुप्रीम कोर्ट कदम ऐसे उठाएगा जिससे जनता के डेमोक्रेटिक राइट प्रोटेक्ट होंगे, और एक ट्रांसपेरेंट तरीके से चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ है बिहार में। जी अश्विनी जी, एक सवाल ये है सबसे बड़ा कि रूस से तेल तो सस्ता मिला, लेकिन भारतीयों को क्यों नहीं मिला? रूस से तेल तो सस्ता मिला, लेकिन क्या उसका लाभ मिला भारतीयों को? मोदी जी के जो लोक लुभावने चीजें होती हैं वो ऐसी हैं कि वहां सस्ता तो मिल रहा है, पर सस्ता मिल किसको रहा है ये किसी को नहीं पता। देश में तरक्की तो हो हाँ, रही है, होना चाहिए, डॉलर ये महंगा होता सवाल जा रहा रहना है। चाहिए। बाबा रामदेव ने ये कह के कि मेरी पूंछ पाड़ लो, हम सस्ता नहीं करा सकते, तो मोदी जी को बताना चाहिए फिर रूस से जो तेल सस्ता आ रहा है वो जा कहां रहा है। गडकरी जी के बच्चों की अभी कंपनी $1 बिलियन वैल्यूएशन की हुई है, उनको मैं मुबारकबाद देता हूं। ऐसे ही आप और थोड़ा खंगाल लीजिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बच्चों को या उनके समर्थित उद्योगपतियों को। अडानी जी की आप इनकम ले लीजिए, अदानी जी की जितनी इनकम है मिश्रा जी, उसके हिसाब से उनके पास जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज होने चाहिए और जो भी हैं,
वो 120 से 130 30 गुने कम एम्प्लॉय हैं। मैं बहुत छोटा सा उद्योगपति हूं, बहुत छोटा सा, बिल्कुल ना के बराबर, तो भी 35-40 लोग हमारे यहाँ एम्प्लॉय हैं। आपकी इनकम और आप जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं उसमें एक प्रोपोर्शनेट रेशियो होता है। अदानी के यहाँ वो रेशियो की धज्जियां उड़ी हुई हैं। तो आप समझ सकते हो कितना ट्रांसपेरेंट पैसा है, कितना नॉन ट्रांसपेरेंट पैसा है, ये पैसा किसको मिल रहा है और यही लाभ मिल रहा है। मैं आपको एक बहुत छोटा सा और उदाहरण देता हूँ मिश्रा जी, बड़ा इंटरेस्टिंग सा उदाहरण है। अभी हम लोग तो नहीं बोलूंगा, भारतीय जनता पार्टी और उनकी जो चाटुकार इकोसिस्टम है, वो जीएसटी उत्सव मना रहे हैं कि जीएसटी रिफॉर्म हो गए, जीएसटी स्टेशनरी उत्सव सस्ती मना हो किस गए। मुंह से रहे हैं? जीएसटी लगाई मोदी ने, बढ़ाई मोदी ने, घटाई मोदी ने। तो ये उत्सव मनाने वाले वो मीडिया कर्मी, उत्सव मनाने वाले वो राजनीतिक दल किस मुंह से मना रहे हैं? क्या कांग्रेस ने जीएसटी लगाई थी? मेरा सवाल नंबर एक। क्या भाजपा उसने समाजवादी पार्टी ने लगाई? क्या बसपा ने लगाई? जब लगाई आपने वसूली कर ली। अब वसूली करने के बाद आप कह रहे हो कि 5-5 रुपया हम कम कर दे रहे हैं, आप पैसे भरते रहिए। और मिश्रा जी ये कम भी नहीं कर रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, बिल्कुल सिंपल सा उदाहरण। ये लोग बार बार बोल रहे हैं कि हमने एजुकेशन सस्ती कर दी, पेन सस्ता कर दिया, पेपर सस्ता कर दिया, कॉपी सस्ती कर दी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं और आपके दर्शकों को समझ में भी आएगा। फर्ज करो कि एक नोटबुक या एक किताब जो पहले 200 रुपए की बिकती थी, उस पर 5% जीएसटी था, तो वो कस्टमर को 210 रुपए की पड़ती थी और वो 10 रुपए कस्टमर जीएसटी भरता था, जिसको वो चाहे तो इनपुट टैक्स क्रेडिट में क्लेम कर सकता था, अदरवाइज भी 210 की पड़ती थी। अब यही फर्ज करो कि ये बुक को जो रॉ मटेरियल है पेपर, उसमें 100 रुपए खर्च होते हो, हालांकि होते 100 से ज्यादा है, बट मैं उदाहरण के लिए 100 मान लेता हूं, 100 रुपए खर्च होते हैं। तो जो रॉ मटेरियल है उस पर पहले 12% जीएसटी थी। तो जो मैन्युफैक्चरर जो किताब बनाता है, जो 200 में बेच रहा है, वो 100 रुपए में रॉ मटेरियल खरीदता था, 12 रुपए जीएसटी देता था, 210 में बेचता था, 10 रुपए जीएसटी क्लेम करता था, तो वो उसको रॉ मटेरियल 102 रुपए का पड़ता था। जब वो 210 की किताब बेचता था तब उसको रॉ मटेरियल 102 रुपए का पड़ता था। वो अपना बाकी सब काम ताम मिला करके कुछ अपना प्रॉफिट लेता था। अब मोदी जी का आप जीएसटी रिफॉर्म मैजिक देखिए कि मोदी जी ने क्या किया, जो स्टेशनरी का जो सेलिंग प्राइस था उस पर जीएसटी कर दिया 0 और जो रॉ मटेरियल था उस पर जीएसटी कर दिया 18%। इसका मतलब यह है कि जो रॉ मटेरियल पहले उसको 102 रुपए का पड़ता था, अब पड़ेगा उसको 118 रुपए का, और जीएसटी में कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट है नहीं, तो उसको वो रॉ मटेरियल 16 रुपए महंगा पड़ रहा है। अब अगर वो व्यक्ति अपना उतना ही इनकम कमाना चाहे जितना पहले कमाता था उस किताब पे, तो वो 200 की ना होकर के 216 की बेचेगा। तो मतलब ग्राहक जब जीएसटी 5% देता था तब 210 की खरीदता था। अब मोदी जी का कमाल है कि जब जीएसटी 0% हो गया है तो वही किताब 216 रुपए की खरीदेगा। है ना मैजिक? तो मोदी जी का जो बड़ा आंकड़ों बड़ा का मैजिक गणित है। है वो बड़े बिल्कुल ऐसा ही है। बड़ा ऐसे बहुत मैजिक है। सारे एग्जाम्पल है, एक कपड़ा है, मैं बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि तेल की खरीद से जुड़े मुद्दे पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत बड़ी मात्रा में तेल और गैस का आयात करता है। ऊर्जा के लगातार बदलने वाले माहौल में भारतीय उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा रखना हमारी प्राथमिकता है। तो कैसे प्राथमिकता होगी? भारतीय नागरिकों के हितों की सुरक्षा रखना इनकी प्राथमिकता है, बट इन्होंने ये नहीं बताया कि वो भारतीय नागरिक 140 करोड़ ना होकर के कुछ 4 या 5 हैं। हितों की सुरक्षा तो हो रही है, जहां से मोटी इनकम होगी, जहां से अच्छा पैसा मिलेगा उद्योगपतियों को। नहीं तो ये 1 रुपए में जमीन थोड़े दे देते बिहार की, पूरा जंगल कटवा करके अदानी को दे दिया, अंबानी के लिए लाल लाल कारपेट बिछा रखी है। तो हितों की रक्षा तो हो रही है, भारतीयों के हितों की रक्षा हो रही है, लेकिन वो भारतीय नागरिक नहीं है, आम नागरिक नहीं है, वो कुछ चुने हुए चुनिंदा लोग हैं। और इसका उदाहरण था मिश्रा जी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे सीज फायर। ये सारी कयावत वहां से शुरू हुई कि एक व्यक्ति को बचाने के लिए, चूंकि उस पर अमेरिका में बहुत सारे केसेस थे, नरेंद्र मोदी जी ने ट्रेड के दबाव में एक मिलिट्री ऑपरेशन को जो आतंकवाद के खिलाफ था उसको रोक दिया। नरेंद्र मोदी पहले ऐसे नेता हैं जो आर्मी के नाम पर वोट मांगते हैं। फर्स्ट लीडर इन दिस कंट्री। हमने कभी भी हमारी राजनीति को हमने सुरक्षा से दूर रखा, डिफेंस से दूर रखा, पर मोदी जी ने कहीं ना कहीं उसको राजनीतिक रोटियों के लिए इस्तेमाल किया, और ये बहुत दुर्भाग्य है देश का। हालांकि मुझे लगता है जनता मिश्रा जी बहुत प्रबुद्ध है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है, और जनता इनको मुंह तोड़ जवाब जरूर देगी।
तो क्या लगता है इस सब ऐलान के बाद अब ट्रंप और मोदी के रिश्ते सुधरते दिखेंगे? जब सरेंडर ही करना है तो फिर रिश्ते तो सुधरेंगे ही। इतनी इनके भली बुरी कहने के बाद लगातार मोदी जी उन्हें बधाई देते रहे, बराबर धन्यवाद देते रहे। मोदी ने ना तो सदन में इस बात का जिक्र किया कि ट्रंप गलत बोल रहे हैं, ना एक बार भी उन्होंने इस बात का विरोध किया। मिश्रा जी, रिश्ते सुधरते तब हैं जब रिश्ते बिगड़े हों, और रिश्ते भी नहीं है एक्चुअली में, ये प्रेशर पॉलिटिक्स है कि मोदी जी दबाव में हैं। और वो एक कहावत है ना कि एक राजा की जान एक तोते में थी, तो कहीं ना कहीं ट्रंप के पास वो तोता है और वो दबाव में है। नहीं तो आप सोचिए, भारत की अखंडता प्रभुता पे कोई व्यक्ति जो दूसरे देश का राष्ट्राध्यक्ष है बार बार सवाल उठाए, और हमारा राष्ट्राध्यक्ष एक भीगी बिल्ली की तरह उस पर कोई जवाब ना दे और सिर्फ आए बाएं दाएं साएं बात करे, तो इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य क्या होगा। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, एक सबसे मजबूत देश हिंदुस्तान के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। चलिए, आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।